ठीक है। ये पीर बख्श, ये बताओ तुम्हारी मैथ्स में इतनी छुट्टियां कैसी है भाई? मैम वो छुट्टी हो गई थी। क्यों? क्यों? हाँ ऋषि बताओ। मैम जैसे मुझे पूछना था कि इस बार का जो टेस्ट है उसमें मैम सिर्फ रोटेशन आ रहा है या सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है? सिर्फ रोटेशन आएगा, सिर्फ अच्छा। रोटेशन आएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास नहीं है। ठीक है। अच्छा। तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का मैम टेस्ट हुआ क्या, चैप्टर टेस्ट? हाँ हाँ। मैम ये मुझे सर दर्द था इससे पहले और कई बार नेटवर्क इशू रहता था इसलिए। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं, सेंटर ऑफ मास तो नहीं आएगा। मैं एक बार पेपर चेक कर लेती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन, इनर्शिया, इनर्शिया, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, देखो मोमेंट ऑफ, सारे सवाल तुम्हारे रोटेशनल डायनामिक्स से ही हैं, बट अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास का यूज होगा, स्पेसिफिक सेंटर ऑफ मास से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। यस मैम। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक आइडिया होना चाहिए तुम लोगों को, टॉर्क के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है? बाकी जब हम लोग कवर करेंगे तो रोटेशन को इतना ऐसे कवर करेंगे कि जो तुम्हारे जेई में एग्जाम होता है वहां से तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है। टॉर्क वाला पोर्शन कर लेना, वो तुम्हारा जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट करने, अभी जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है रोटेशन, वो इस तरीके से मत पढ़ना कि एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और एकदम हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, है ना, वो मत करना जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर डिफिकल्ट है। पेपर का लेवल ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। मुझे तो सही लग रहा है पेपर, तो देख रही इजी है। पेपर तो इजी है भाई, कुछ क्वेश्चन मैं हटा दूं तो 13-14 क्वेश्चन तो तुम कर दोगे पेपर में। ठीक है, आराम से। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गए सब बच्चे? 32 बच्चे कैसे हो गए आज? ना देखो, अगर रोटेशनल कर रहे हो तो एनएलएम आना चाहिए और सीओएम भी आना ही चाहिए, अगर आप रोटेशन करने जा रहे हो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक रह गया था म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद आरएल सर्किट है। ये 3 टॉपिक रह रहे हैं, हम वो कवर कर लेते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर करके, आज ऋषि ने स्पेशली इसीलिए क्लास ज्वाइन करी है कि उसको ये पूछना था कि मैम क्या टॉपिक आने वाला है। चलो मैम हाँ। मैम वो स्पेयर में से जब हम कुछ पार्ट कट कर लेते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ना डाउट होता है थोड़ा सा। पहले कंप्लीट की वजह से निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर माइनस कर दो जो छोटा पार्ट रहता है। स्फेयर ही तो लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर, 2πm r स्क्वायर। तो मास निकालो पहले, तो टोटल मास कैपिटल जो पूरा है उसका तो m ही रहेगा। अब जो पार्ट तुमने निकाल दिया उसका मास चेंज हो जाएगा ना, उसका मास कितना आएगा पर यूनिट करके निकालना पड़ेगा। ऐसे तो बोल रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये एक
अगर हमारे पास ये एक अगर हमारे पास एक ये स्फेयर है, इस स्फेयर का मान लेते हैं कि हमारे पास रेडियस आर है और इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। और इसमें से हम क्या करते हैं, एक छोटू सा पार्टिकल रिमूव कर देते हैं जिसका डायामीटर आर होता है। इसी तरीके की क्वेश्चन ना, तो अब इसका यस मैम। डायामीटर जिसका आर है वो रिमूव कर दिया, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। ऐसी क्वेश्चन सेंटर ऑफ यस मास मैम। में भी आते हैं कि नया सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनता है ऐसा ही क्वेश्चन, कैविटी वाला क्वेश्चन। तो इनमें सब में सेम ही चीज रहती है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा स्फेयर है तो इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। इस टोटल का यस अगर मैम। सॉलिड है तो, इफ दिस इज सॉलिड, 2/5 mr² रहेगा। कुछ पार्ट तुमने निकाल दिया, सपोज करो r/2 रेडियस का निकाला है, तो पूरी जब पूरे का वॉल्यूम पे मास m है, तो जितनी वॉल्यूम का तुमने मास निकाल लो भाई, m मास पूरी वॉल्यूम पे है, v वॉल्यूम पे, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो। तो जितनी वॉल्यूम का चाहिए, जैसे ये तुम्हारी r/2 हो जाएगी, इसकी रेडियस r है, यानी 4/3 पाई कैपिटल R³ में m मास है ना, इतनी वॉल्यूम में। और आपको चाहिए r/2 में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m/4/3 पाई R³। और जो वॉल्यूम कितनी है जो आपने निकाला है 4/3 पाई, उसका रेडियस कितना है, r/2 का स्क्वायर क्यूब। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि हमारा जो m डैश होगा उसका m डैश ये हो जाएगा, उस नए वाले का रेडियस r/2 हो जाएगा। तो इस 2/5 mr² में से वो वाला माइनस कर दो, 2/5 m डैश, r डैश भी कुछ अलग होगा, तो ये वाला तुम्हारा नया बनेगा, ठीक है। इस तरीके से बस। मैम हाँ, मैम ये आरएम के क्वेश्चन ना आप सीधा पीवाईक्यू से करते हैं तो कुछ बनते हैं और कुछ नहीं बनते। PYQ तो है ये लास्ट ईयर का, बच्चों मैम को तो कराया था मैंने, ये सेम अपनी क्लास का क्वेश्चन था, मैंने करा के भेजा था। हाँ, मैम कुछ क्वेश्चन सेंड कर दो जिसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल तीनों। तो वो तुम्हारा 2025 का है, तो उसमें इजी मॉडरेट सब लिखा हुआ है। ओके मैम। 2025 का PYQ लगा लो बस, बहुत है, बाकी उससे ज्यादा कुछ मत करो। एक साल का पेपर लगा लो और फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। आओ ओके मैम। अब बात करते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि किसी भी कॉइल में उसके खुद के करंट की वजह से क्या इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ जनरेट हो जाए, है ना। खुद के करंट की वजह से अगर ईएमएफ जनरेट होती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। उसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाएगा। तो मान लो तुम्हारा यहाँ पे फ्लक्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। कि आप किसी भी कॉइल का करंट चेंज कर रहे हो और उसके करंट के चेंज होने की वजह से उसकी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाए, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अगर मान लो मेरे पास जो एक कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमारा जो फ्लक्स का चेंज होगा वो एन फाई हो जाएगा। तो एन फाई इक्वल्स टू एल आई, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे, इस कांस्टेंट को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट यूज करा है एल। वो एल क्या है, वही एल क्या है हमारा, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो एल को यहाँ से आप रीअरेंज करके लिख सकते हो एन फाई बाय ए। और फाई क्या हो सकता है, तुम्हारा फ्लक्स है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया लिख सकते हो, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी लिखते हैं इसको, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को डायरेक्टली आप हेनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, देखो बी ए है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
सॉरी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और आई इज एम्पियर। तो वेबर अपॉन एम्पियर से भी इसकी एक यूनिट है, वेबर एम्पियर और हेनरी। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक ही चीज है ना जो मैंने अभी तुम्हें समझाई, कि एक ही कॉइल होगी। जैसे ये सपोज करो ये एक कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसी आई को अगर आप चेंज करते हो तो इसी का फ्लक्स चेंज होगा ना, इसी खुद की कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इसीलिए इसको बोला है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब बात आती है किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस किस चीज पर नहीं करेगा। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, यानी एल जो है तुम्हारा, ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा। पहली बात, करंट से तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो तुम्हारा ये कांस्टेंट एल आया है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, यानी करंट पर तो डिपेंड नहीं करेगा। तो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो तुम्हारी कॉइल की ज्योमेट्री पे, यानी शेप क्या है, साइज क्या है, लेंथ क्या है। तो लेंथ और एरिया पे तुम्हारा डिपेंड करेगा इंडक्टेंस। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। हाँ मैम फॉर्मूले में तो NBA/I है ना, तो आई पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा, फॉर्मूले में तो बेटा रेजिस्टेंस में भी आता है आई भी, पर वो रेजिस्टेंस भी नहीं करता। ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा। तो इंडक्टर क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे मटेरियल की। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में। करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि अगर हम करंट को बार बार मान लो वेरिएबल कर देते हैं, करंट अगर वेरी कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकंड रुकना, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमने देखा था कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई है। ठीक है, फाई इक्वल्स टू एल आई आया था बेटा। अगर मैं डी फाई बाई डी टी करती हूँ कि डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल, यानी हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तो करंट के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, डी फाई बाई डी टी क्या बनेगा, ईएमएफ। अगर मैं एन से मान लो मेरे पास एक कॉइल नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो जो फ्लक्स टोटल चेंज होगा वो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन लगा सकते हो यहाँ पे, माइनस साइन क्या दिखाएगा, तो देखो एन डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो पता है माइनस साइन क्यों आया है, बाय द यूज ऑफ लेंज लॉ। ये लेंज लॉ से आया है साइन, है ना, कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो तुम्हारे इसके चेंज फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे। ये डी फाई बाई डी टी एंड डी फाई बाई डी टी ही हमारा क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये दूसरा फॉर्मूला बनता है यहाँ से। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो फर्स्ट फॉर्मूला था फाई इक्वल्स टू एल आई, ये फाई इक्वल्स टू एल आई फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है फाई को डिफरेंशिएट कर देते हो तो ईएमएफ के फॉर्म में फॉर्मूला आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला अपना ये बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ES क्या है यहाँ पे, एस सेल्फ है, मैम ES सेल्फ, एस इज सेल्फ। हाँ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एस का मतलब है सेल्फ, खुद इंड्यूस्ड हुई है ये ईएमएफ। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो सॉलिनॉइड, क्या सॉलिनॉइड भी अपनी क्या सॉलिनॉइड के पास भी इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, क्या सॉलिनॉइड भी चेंज कर सकते, सॉलिनॉइड भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। देखो कैसे कर सकता है, तुम्हारे सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड में करंट तो फ्लो कर ही रहा होगा, आई करंट, भाई सॉलिनॉइड में करंट तो फ्लो कर ही रहा है, आई, करेक्ट। अब मैं अगर इस करंट को मैं मान लो अपना करंट है, इसके पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके पास, मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ कि कितना फ्लक्स एसोसिएट कर रही है इस सॉलिनॉइड के साथ, तो आप लिखोगे मैम फॉर्मूला तो इसका है BA, लेकिन सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्लक्स आया BAN, है ना, हमारा ये फ्लक्स आया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारे सॉलिनॉइड के पास, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। तो आप B की जगह लिखोगे मैम म्यू नॉट स्मॉल n लिखते हैं हम लोग, बट वहां पे हमारा स्मॉल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, हम स्मॉल n लिखते हैं, याद रखना।
फॉर्मूले में B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ म्यू नॉट एन आई। ये जो स्मॉल एन होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपॉन आई। एज इट इज यहाँ पे उठा के रख दो तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर हो गया अपॉन एल, एरिया एज इट इज, आई को एक साइड में लिख दो। तो अब आप इसको कंपेयर कर लो किस यूनिट से, फाई इक्वल्स टू एल आई से। अपना यहाँ से फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, जहां पर अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो फाई इक्वल्स टू एल आई होता है। यहाँ से तुमने फाई जो निकाला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आई निकाला है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे एल की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर सोलिनॉइड के अंदर कोई आयरन का मटेरियल रखा हुआ हो तो हम म्यू नॉट यूज नहीं करेंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, म्यू एम, मीडियम। अब म्यू एम किसके बराबर हो जाता है बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। बोलो ये मालूम है, अगर बेटा यहाँ पर आपके पास किसी मीडियम में है सोलिनॉइड, इसके अंदर कोई कोर रखा हुआ है आयरन का, ठीक है, पूरे में, तो ये तुम्हारे किसके बराबर हो जाएगा, तब आप लिखोगे ये मीडियम का है मैम। मीडियम में हम यहाँ म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं, एल एम इक्वल्स टू म्यू एम, और म्यू एम किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ठीक है, इसको यहाँ पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर से दिखा दिया है। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो तुम्हें फ्लक्स कैसे निकालना होगा, फ्लक्स निकालना है बी ए करके, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सारा टर्म एक साथ, आई को बाहर ले लो जिससे तुम कंपेयर कर पाओ फाई इक्वल्स टू एल आई से, और वही तुम्हारा इंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। ईएमएफ है 5 वोल्ट की, प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल्फ इंडक्टेंस when the current changes at a steady rate from this to this in millisecond, find the value of self inductance। देखो ईएमएफ दिया हुआ है तो हमें पता है फाई इक्वल्स टू एल आई होता है, और हमारा ईएमएफ कब आता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी करेंगे, यही है। इन्होंने ईएमएफ कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 5 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। जो हमारा ईएमएफ है ये 5 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। एल हमें निकालना है, पता नहीं है। डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है भाई, 3 एम्पियर से, अबे यार 3 से 2 एम्पियर हो गया, कितने मिली सेकेंड में, 1 मिली सेकेंड। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 5000, 5 मिलीहर्ट्ज आया क्या। F इक्वल्स टू L अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। L कितना आया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, राइट, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम मिली हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो हमारा ये आया 5 मिली हेनरी, सॉरी नॉट हर्ट्ज, 5 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से हमने निकाल लिया। ये 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो फाई इक्वल्स टू फ्लक्स के टर्म्स में, एल आई ईएमएफ के टर्म से, बस इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। इसके अलावा इसमें कोई और फॉर्मूला है ही नहीं, और यहाँ से सवाल 100% आते हैं, पीवाईक्यूज उठा के देखना। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो सोलिनॉइड है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 2000 टर्न्स over a length of 0.30 meter. The area of cross section, area दिया हुआ है बेटा 1.2 into 10 to the power minus 3. Around its central section, a coil of 300 turns is wound. इसके सेंट्रल सेक्शन पे एक और कॉइल है जिसका टर्न जो है 300 टर्न है, उसको बाउंड किया गया है। अगर इनिशियल करंट एक सोलिनॉइड में 2 एम्पियर है और उसको तुम रिवर्स कर देते हो हर 0.25 सेकेंड में, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तुम्हें इस कॉइल में। ठीक है, कि सोलिनॉइड के पास एक कॉइल रखी गई है, ये याद रखना। तो उस सोलिनॉइड के करंट की वजह से इस कॉइल में कितना ईएमएफ आएगा ये पूछा है, समझ गए। तो आप लिखोगे मैम जो इस कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स
मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे लिखोगे। नंबर ऑफ टर्न्स कौन से वाले होंगे बेटा? ये अगर कॉइल के लिए निकाल रहे हो तो इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स लिखना। तो इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं? 300। देखो ये क्वेश्चन वैसे म्यूचुअल समझ नहीं इंडक्टेंस आया। का बनेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, इसे करो। क्लास ज्वाइन कर लो। तो शाला आप इतने दिनों में क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आई हो, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं। थोड़ा ही आ रहा है ना क्योंकि आप एब्सेंट भी तो थे बीच में। ठीक है, तो एक कॉइल, ठीक है टी आ रहा है, बहुत अच्छे। इफ इन ए कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद रखना सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस और एलआर सर्किट, ईएमआई में यहीं से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, इफ इन ए कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज दिस, एरिया का चेंज दे रखा है और करंट जो है 1 एम्पियर से करंट बिकेम 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर, यानी 2 से 1 हो गया इतने सेकंड में। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दो। तो बहुत अच्छा, फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई को एल आई। अब हमें चेंज इन एरिया दे रखा है, फ्लक्स किसके बराबर होता है हमारे पास? बीए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको कंपेयर कर लो, कर सकते हो ना। एल आई इक्वल्स टू बी ए कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 1 टेस्ला। ठीक है, ईएमएफ दिया हुआ है क्या हमें? मैम वो निकालना सेल्फ है। इंडक्टेंस, नहीं मैम, इन सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, एल निकालना है ना। इफ इन अ कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज दिस, यानी डीए बाई डी दिया हुआ है। तो एंड करंट बिकेम 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर, तो दोनों का ही दिया हुआ है ना। एक तो ईएमएफ हमारे पास क्या होगा? एक तो ईएमएफ होती है डी फाई बाई डी टी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी इंटू बी ए, है ना। तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, तुम्हारा बनेगा डी ए बाई डी टी, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है भाई? 1 टेस्ला। डी ए बाई डी टी कितना है आपका? रेट ऑफ चेंज 5 मीटर्स अपॉन मिली सेकेंड। तो मिली को कितना बनाना पड़ेगा? 10⁻³ करना पड़ेगा। तो एक तो ये तुम्हारा ईएमएफ आ गया, ठीक है, डीए बाई डी से। और एक है तुम्हारा दूसरा, कहां से? जो निकलेगा यहाँ से, फाई इक्वल्स टू एल आई से एल डी आई बाई डी टी करोगे, राइट। फाई, सेकेंड इक्वेशन आप लिखोगे मैम फाई इक्वल्स टू एल आई होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये भी यहाँ से क्या निकाल के देगा? ईएमएफ। एल एज इट इज, डी आई बाई डी टी कितना है? कहाँ गया? करंट कितना आ रहा है? 1 अपॉन, देखो डी आई बाई डी टी 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ तो ये भी बेटा ईएमएफ है। दो इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास ईएमएफ की, एक तो फर्स्ट इक्वेशन और एक ये थी सेकंड इक्वेशन। बोलो, इन दोनों को कंपेयर कर लोगे, एल आ जाएगा 5 अपॉन 10⁻³ इक्वल्स टू एल अपॉन 2 इंटू 10⁻³। 10 आ गया, 10⁻³ तो ये कट गया, तो एल इक्वल्स टू
10 हेनरी। यस मैम। वेरी गुड, ऑप्शन। हाँ, तो करा क्या, दो इक्वेशन देखो, फाई इक्वल्स टू एल आई होता है, फाई इक्वल्स टू बी ए होता है। ये तो फ्लक्स के लिए हो गई। तो ईएमएफ के लिए क्या है, ईएमएफ के लिए भी दो इक्वेशन है, क्या, एल डी आई बाई डी टी, ये रहा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और दूसरा क्या है ईएमएफ का इक्वेशन, डी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ये दो इक्वेशन, ये इनको कंपेयर करना सीख लो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। ये वाला करो, ये हो जाएगा। आरुष आंसर नहीं कर रहे हो आजकल क्लास में? यस। क्या करते हो क्लास में बैठ के? ऋषि आया और चला गया है, पूछ के चला गया बस, बुला के लाते। कैसे करोगे, क्या कहा है इसमें, ऑलरेडी आपको एल की वैल्यू दे दी, सेल्फ इंडक्टेंस है ये इतना है। अब की बार आपने एक सॉफ्ट आयरन को रख दिया है जिसकी म्यू आर 900 है, देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकेम। तो पूछा है कि देन सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में। तो देखो, हमने अभी सॉल्व किया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कितना आया था, म्यू नॉट एन अपॉन एल ए, यही आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये कह रहा है कि ये जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का इतना है 0.18, जब ये कहाँ रखा होगा, मिली हेनरी, जब ये बेटा कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तब इसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना है। अब ये बोल रहे हैं, अब हमने इसके अंदर रख दिया क्या, एक कोर, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे नया सेल्फ इंडक्टेंस जो एल डैश है, म्यू को क्या लिखोगे आप अब की बार, म्यू एम एन स्क्वायर ए अपॉन एल। म्यू मीडियम कितना हो जाता है बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर एल इंटू ए, करेक्ट। एल डैश को क्या आप लिख सकते हो, कहोगे मैम ये वाला तो पूरा जो है म्यू नॉट आर, और ये बाकी का है ये किसके बराबर होगा, एल नॉट के बराबर, मैं इसको एल नॉट मान लेती हूँ, करेक्ट। तो एल डैश किसके बराबर हो गया, 900 इंटू एल नॉट। एल नॉट कितना है, जब वो आपका एयर में रखा हुआ था 0.18 मिली हेनरी। तो कितना आंसर आएगा यहाँ से, 162 मिली हेनरी। बहुत अच्छा, 162। हाँ, तो ये याद रखना है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये टिक मार्क कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वेरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास दो कॉइल होंगी, एक कॉइल में आप या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे या एक कॉइल का करंट चेंज करोगे। उस चेंज की वजह से जो दूसरी कॉइल है ना, उसका बेटा फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, और उसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पर क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझे, यहाँ पर क्या है, जिस कॉइल में ईएमएफ आएगा ना, वो खुद की वजह से ना आने की बजाय किसकी वजह से आएगा, दूसरे की वजह से आएगा, और उसको मैंने क्या बोला है, प्राइमरी। समझ गए, यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल, यानी दो चीजें हैं, म्यूचुअली होगा सब चीज। क्या होगा, पहली कॉइल में आप करंट चेंज करेंगे, पहली कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा,
वो अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा तो दूसरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज होगा, तो वहां ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके करंट के, प्राइमरी करंट के ना, प्राइमरी कॉइल का करंट, प्राइमरी कॉइल का करंट। तो यहां से आप लिखोगे सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इक्वल्स टू म्यूचुअल, एम लगाएंगे अब यहाँ पे, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आईपी, ठीक है। फाई एस इक्वल्स टू एम आईपी। फाई एस समझ गए क्या है, फ्लक्स एसोसिएट विद सेकेंड कॉइल। आईपी क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल। समझ गए कि प्राइमरी कॉइल में जो भी करंट चेंज होगा उसका असर सीधा किस पे पड़ेगा, सेकंड कॉइल पे। तो अब यहां से अगर तुम इसको चेंज भी करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी फाई एस बाई डी टी इक्वल्स टू, माइनस साइन भी लगाना, माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, ठीक है। ये लेंज लॉ से मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, तो यहाँ पे ईएमएफ किसके बराबर आ गई, माइनस डी आई पी बाई डी टी। बोलो क्लियर है। बस एक चीज करनी है, जब भी तुम सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालने जा रहे हो, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालने जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट फर्स्ट कॉइल का आएगा, बाकी सब चीज किसकी आनी चाहिए, सेकेंडरी कॉइल की। ये भी याद रखना, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, मैं कहाँ पे समझाऊं, मैंने एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं वरना यहाँ तो समझ नहीं आएगा। अब की बार क्या है, मैं मान लो 2 सिलेंडर रख देती हूँ, ठीक है। मैं एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रख देती हूँ और एक में करंट को वेरी कराते हैं, एक सोलेनॉइड में करंट को वेरी कराते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास 2 सोलेनॉइड दिख रहे हैं तुम्हें, एक तो R1 की रेडियस का और दूसरा R2 की रेडियस का, ठीक है। दोनों कोएक्सियल हैं, कोएक्सियल का मतलब दोनों सेम एक्सिस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक काम करती हूँ, मान लेते हैं अपना ये फर्स्ट ये है सोलेनॉइड जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R2, मैं इसकी रेडियस R1 मान लेती हूँ, ठीक है। R1 यहाँ पर रखा हुआ है बेटा सेकंड एक और, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है R2, ठीक है। पहले वाले को मैं प्राइमरी कॉइल मान लूं और इस वाले को मैं मान लेती हूँ जो बीच में रखा है ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। पहले वाले का रेडियस R1 है तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लेते हैं, जो सेकंड जो बीच में रखा हुआ है इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लें, फिर N2 मान लेते हैं। इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा वो N2 हो जाएगा। और क्या क्या बचा, एरिया मान लेते हैं कि पहला वाला है उसका एरिया A1 है, दूसरे वाले का एरिया A2 है। समझ में आया, ये मेरा ये जो ग्रीन वाला है ना ये सेकंड है, ठीक है। दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल, मैं लिख भी देती हूँ सेकेंडरी। अब फर्स्ट वाले में करंट तो फ्लो कर रहा होगा I, करेक्ट, ये तुम्हारा I करंट फ्लो कर रहा है इसमें और यहाँ से I वापस आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का I अगर चेंज होगा तो ये बताओ क्या सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल जो उसके बीचों बीच रखी है, बोलो होगा ना, क्योंकि बेटा जो ये फर्स्ट वाला सोलिनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से सेंटर से ऐसे पास करती हैं सीधे इस तरीके से, और अगर आप कॉन्टिन्यूसली अगर करंट को वेरी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी तो इन्हीं फ्लक्स लाइन के बीच में मैं यहाँ पर जस्ट एक सोलिनॉइड रख दूं ऐसे, तो क्या इस सोलिनॉइड से पास होने वाली फ्लक्स लाइन चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी ना। अब क्लियर है, तो यहाँ पर यही सवाल बनता है कि कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, ठीक है। अब आप करोगे मैम म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में निकालना है, सेकेंडरी कॉइल में निकालना है। देखना ध्यान से, यहाँ पर एरिया में नंबर ऑफ टर्न्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। आप लिखोगे
फ्लक्स किसका, सेकेंडरी कॉइल का, किसके बराबर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है और एरिया किसका लेना है। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, प्राइमरी भाई मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी के पास है, एरिया किसका लिखेंगे, सेकेंडरी सेकेंडरी। यही समझना था, यही बच्चे गलती कर देते हैं। एरिया किसका लेना है, इसी सेकेंडरी कॉइल का ही लेना है। तो आप बस हो गया, अब तुम सब समझ गए। फाई एक्स फ्लक्स लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई उस सोलेनॉइड का, यू फर्स्ट वाले का, अरे म्यू नॉट, बताओ आप लिखोगे प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट एन आई। यस मैम। म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिख सकते हो, एन अपॉन एल। यस मैम। एन वन लिखूं या एन टू लिखूं, एन वन या एन टू, प्राइमरी का प्राइमरी का एन वन है ना, यस तो यहाँ पर आप लिखोगे एन वन अपॉन लेंथ मान लेते हैं एल है, और क्या बचा आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। अच्छा अब एक बात देखो बेटा, आप किसका फ्लक्स निकाल रहे हो, सेकेंडरी कॉइल का। क्या सेकेंडरी कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या सेकेंडरी कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सोलिनॉइड है ना, कॉइल नहीं है उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगी, एन से। वो एन क्या होगा यहाँ पे, एन टू होगा, एन टू मत लिखो, एन सेकेंडरी लिखो, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल का ही नंबर ऑफ टर्न होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी का है तो एरिया भी सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के, बस वो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है ना वो दूसरे का है, ठीक है। अब बस लिख दो, आप लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट मैम कितना आया, एन वन अपॉन एल आई एन टू, सेकेंडरी का एन टू है तो मैं यहाँ एन टू लिख रही हूँ, सेकेंडरी कॉइल का एरिया ए टू है तो मैंने यहाँ ए टू लिख दिया। तो क्या आया, म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू अपॉन एल इंटू आई, बाहर लिख दू सेकेंडरी। अब इसको इससे कंपेयर करो एम आई से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया यहाँ से तुम्हारा, एम इक्वल्स टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू अपॉन एल, ठीक है। तो यही आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहाँ गया, अगर मीडियम में है तो ये तुम म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट था तो हमने समझा दिया, अब समझ में आ गया कब क्या लिखना है, किसका सेकेंडरी किसका प्राइमरी। मैम दोनों की लेंथ अलग अलग नहीं हो सकती, लेंथ का काम तो एक में ही आया ना, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, लेंथ का काम तो एक में ही पड़ा, प्राइमरी का, जहां पर तुमने स्मॉल एन को एन बाय एल लिखा है, ठीक है। तो ये एल लेंथ का ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो एल हमारा कौन सी लेंथ का है, प्राइमरी का, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रिक्वायरमेंट पड़ी ना, वहां आया। सेकेंडरी में तो हमें बस एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मीडियम होगा तो म्यू नॉट म्यू आर लिख देना। चलो इस वाले कॉन्सेप्ट को बताओ अब। ऑप्शन है Two circular coils will be arranged in any of the three situations. Their mutual inductance will be mutual inductance. फ्लक्स चेंज होना चाहिए, हाँ ये तो शायद हम डिस्कस कर चुके थे ना, इसका मैग्नेटिक हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा। इसमें तो फ्लक्स ही पास नहीं होगा, राइट, और ना इसमें फ्लक्स पास होगा। तो किस सिचुएशन में मैक्सिमम है,
इन सिचुएशन ए। सबको समझ में आया ना ए से क्यों है, ये हमने डिस्कस भी किया है। देखो बेटा जो ए वाली कॉइल है इसकी फील्ड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, फ्लक्स लाइन होंगी, वो ऊपर निकलेंगी और वहीं पे अपनी कॉइल है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा हो सकता है। सेकंड में कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि इस कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे निकलेगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो फ्लक्स ही जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इन सिचुएशन ए। चलो ये वाला करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, करंट तो है ही नहीं, बिना करंट के कैसे बनाओगे। मान लो इसमें करंट आई है जा रहा है, तो ये क्या है कि आपके पास एक कॉइल है बेटा जिसमें करंट आई है, उसके बराबर में एक कॉइल रखी गई है सेकेंडरी कॉइल, उसमें कितना फ्लक्स बनेगा तुम्हें ये निकालना है। तो यानी अगर तुम्हें इस कॉइल का फ्लक्स निकालना है, तुम क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो इसी का लिखोगे सेकेंडरी का, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉइल का क्या चाहिएगा, मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा। और किसी की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, कितना होता है, म्यू नॉट रेडियस का स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पर रेडियस है ए के बराबर, एक्स किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। हाँ वेरी गुड, ये फॉर्मूला है ना। हर्षित कैसे, डी कैसे है बता, हर्षित समझाएगा कैसे है डी। हर्षित डी कैसे आया है, हैं? हर्षित यस मैम। बताओ डी कैसे करा। मैम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो लूप में सेंटर की, फर्स्ट वाले की। हाँ, सेकंड कॉइल का एरिया कितना लिखा है, एएस बताओ, सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना लिखा है तुमने। मैम सेकंड लूप का, हाँ हाँ मैम इसका एरिया पाई ए स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पाई ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया हर्षित, वेरी गुड। तो देखो हर्षित ने सही बता दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया, तो फाई एस लिखोगे आप। कितना है, नंबर ऑफ, फर्स्ट हमारी जो कॉइल है उसमें एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1, तो आप लिखोगे म्यू नॉट, एन की वैल्यू 1 है, आई एज इट इज, आर कितना है हमारा ए स्क्वायर इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो तुम्हारी लेंथ है ना वो इतनी बड़ी है कि एरिया, सॉरी नॉट एरिया, जो तुम्हारी रेडियस है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, सिर्फ एल की पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एल की पावर स्क्वायर है तो 3/2 करोगे तो एल क्यूब ही बचेगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, तो कितना आंसर आया, म्यू नॉट पाई ए 4 आई अपॉन 2 की पावर एल क्यूब। कंपेयर कर लो फाई इक्वल्स टू एम आई से, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया, ये पाई ए 4 2 एल क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे। तो अब चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ तो ये दोनों ए हो गया तो इजी भी पड़ गया, अगर अलग अलग हो जाता तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया हम इसी का लिखेंगे, सेकेंडरी कॉइल का। अभी इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कैसे बना देगा, कह देगा कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, देखो इस तरीके से, सपोज करो ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्केयर रख दिया, मान लो बड़े वाले की जो लेंथ है, इसकी लेंथ बेटा 2a है, इसकी लेंथ a है, मैं तुमसे कह दूं कि जो अंदर कॉइल रखी है उसमें फ्लक्स बता दो, कोई दिक्कत की बात है बताओ, ये स्केयर है? कोई दिक्कत की बात है क्या, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो सेकेंडरी कॉइल का, निकाल दोगे ना, डिफिकल्ट नहीं है ना। कैसे लिखोगे, सेकेंडरी कॉइल का मैम जो फ्लक्स है
वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इस एरिया क्या बनेगा भाई इस कॉइल का, ए स्क्वायर। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्या? अब ये पता है ऐसे भी होगा कि आपको, ये मैंने तो कंपेरेबल दे दिया, ये आपको बड़ा मिलेगा कि जो आउटर कॉइल है वो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये एज अ सेंटर पे ट्रीट कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारा ध्यान इस पे है जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है इस डी को निकालने में। मैं जो समझा रही हूँ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे मेरी बात भी सुन लो। ठीक है भाई 100 वोल्ट आ गया, ठीक है 100 वोल्ट है, मत सुनो। क्या कह रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज दिस, एम की वैल्यू दे दी तुम्हें 1.25, करंट इन द प्राइमरी चेंजेस इन द रेट ऑफ दिस, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो डी बाई डी टी दे रखा है, आराम से निकाल लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम कितना है 1.25, डी आई बाई डी टी कितना है 80, इसको बस मल्टीप्लाई करना था, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। आई थिंक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस काफी अच्छे से तुम्हें समझ में भी आ गया है। बस दूसरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन दिखाना एक बार। ये रहा मैम इससे पहले वाला। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने आनी चाहिए, आप फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस सब निकाल दोगे। ओके मैम। चलो अब अपना दूसरा टॉपिक है आरएल सर्किट, एलआर सर्किट शुरू करते हैं क्योंकि सिलेबस भी कराना है तुम्हारा। बहुत इजी है एलआर सर्किट। एलआर सर्किट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है, आरसी सर्किट से नहीं आते थे। किसी को अभी तक इस चैप्टर में दिक्कत है? मैम स्क्रीन वाला फॉर्मूला में फ्री किया। किसकी? मैम फॉर्मूले वाले में फ्री। कौन सा फॉर्मूला? मेरे डिस्प्ले पे है ये वाला फॉर्मूला? यस मैम, यहाँ पे फ्री किया है। अरे ये तो ऐसी नोटेशन दे दी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसमें बी लिखा हुआ है, फाई से हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी आगे फाई से में। तो ये रीकैप है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर जैसे कैपेसिटर होता है ना, ऐसे इंडक्शन, इंडक्टर, इंडक्टेंस। तो इंडक्टर तो एक डिवाइस है, कैसा दिखता है इंडक्टर? ऐसा, ठीक है। सॉलिनॉइड, मैंने बोला था ना सॉलिनॉइड ही इंडक्टर है, जब तुमने पूछा था सॉलिनॉइड की क्या एप्लीकेशन है, तो सॉलिनॉइड बेटा इंडक्टर है। कैसे? कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर क्या काम करता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए। बट वो एनर्जी को कहाँ पर स्टोर कर पाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैम वो चार्ज की फॉर्म में करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म ना, करंट की फॉर्म में। में। करंट की फॉर्म में। हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा, है ना। पॉकेट चाहिए होती है, जैसे वहां पर अपनी पॉकेट थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करके रखता था। तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को कहाँ पर स्टोर करके रखता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इंडक्टर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर वर्क करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करेगा। और इंडक्शन इसका प्रोसेस है, वो अभी देखेंगे क्या करता है। इंडक्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ के आ चुके हो तुम, क्या प्रॉपर्टी है इंडक्टर की? क्या प्रॉपर्टी है इंडक्टर की? अभी तो तुमने सॉलिनॉइड में पढ़ा ना, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। करंट प्रोड्यूस करना। हाँ,
इंडक्शन में अभी पढ़ा ना तुमने कि सोलिनॉइड क्या कर सकता है, करंट को इंड्यूस कर सकता है ना। अगर आप उसके Yes, ma'am. करंट को चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है, उस ईएमएफ की वजह से अपना एक खुद का करंट भी बना सकता है। तो यही इंडक्टर की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम इंडक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंबल तो तुमने देख ही लिया है। ठीक है, दिस इज द सिंबल इंडक्टर का। और इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ लिखनी होती है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ कैसे लिखते हो, वोल्टेज। मान लो हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हो आप, अगर करंट आई जा रहा है तो V इक्वल्स टू आई आर, इसकी वोल्टेज आई आर से शो करते हो ना। तो अगर आपको इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है, मान लो केवीएल लगाना है और इंडक्टर आ गया, अब इंडक्टर की वोल्टेज भी लिखनी पड़ेगी। तो इंडक्टर की वोल्टेज अभी तो निकाली है, ईएमएफ कितना निकाला है, यही आया है ना, -L/di/dt। सेल्फ इंडक्टेंस ही लेंगे, ठीक है, म्यूचुअल नहीं, क्योंकि ये सोलिनॉइड है। तो सोलिनॉइड खुद की प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी, सेल्फ इंडक्शन की, तो इसीलिए यहाँ पर L यूज हुआ है, क्योंकि दिस इज अ सोलिनॉइड। तो ईएमएफ कितना यूज करते हैं अक्रॉस द इंडक्टर, -L/di/dt। ठीक है, इस तरीके से आप ईएमएफ लिखोगे इसमें, -L/di/dt। और अगर मान लो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो करंट क्या होगा, देखो अगर आप इस यहाँ पे आते हैं, फिर आता है एनर्जी स्टोर, कि कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है हमारा इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर कितना होता है इसके पास, डेरिवेशन कोई अलाउड नहीं, डेरिवेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना पढ़ने की, बस मेन रिजल्ट याद रखना, कितना एनर्जी स्टोर करता है, ½ Li²। L इज द इंडक्टर, I इज योर करंट। जैसे वहां पे ½ CV² होता था, यहाँ पर कितना है, ½ Li²। ये इतना अमाउंट का एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, फिर आता है LR सर्किट। एक सेकेंड, मैम बस एनर्जी वाला रिजल्ट याद रखना। हाँ, एनर्जी का बस रिजल्ट याद रखना, उससे ज्यादा वहां कुछ नहीं आता। ठीक है, RL सर्किट। अब देखो होगा क्या, मान लो अभी आपके पास ये सर्किट एज इट इज है, एक बैटरी है, बैटरी को अभी मैंने ओपन कर रखा है, अभी इसको क्लोज नहीं किया हुआ, स्विच ओपन है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैम अब मैंने वाले नहीं होंगे, हाँ मैम ओनली R सर्किट एंड ओनली L सर्किट वाले। कौन सी वाली, मैम जिसमें सिर्फ इंडक्टर या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसमें क्या है, अभी एसी सर्किट नहीं आया, वो एसी सर्किट में वो अलग चीजें हैं, वो एसी सर्किट में पढ़ते हैं। ये भी ये LR सर्किट अलग है और वो LCR सर्किट, RC सर्किट वो अलग चीजें हैं, वो एसी में आएगा, ये डीसी में पढ़ रहे हो, वो ये डीसी सर्किट के साथ है, वो एसी सर्किट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी सर्किट है, डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है। तो ये LR सर्किट को अगर हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो अभी स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो अभी कोई करंट है नहीं, इनिशियली T0 पे हमारा करंट 0 है सर्किट में। ठीक है, अब मान लो जैसे ही तुमने करंट को क्या किया, ऑन किया, करंट को ऑन करते ही क्या होगा, मान लो जैसे आपने T=0 पे करंट स्विच ऑन कर दिया तो एकदम से सर्किट में करंट की वैल्यू आएगी, लेकिन इंडक्टर का क्या करेगा, इंडक्टर इस करंट को अपोज करेगा, क्योंकि ये तो सोलिनॉइड है ना, क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड करंट इस वाले करंट को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। तो सर्किट में इनिशियली तुम्हारा जो इंडक्टर है वो कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह,
ठीक है, इंडक्टर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का काम क्या है भाई? अपोज करने का। ये तो अपोज करेगा ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। जो आपने इनिशियली करंट, इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, करंट 0 था, और एकदम से जब आप स्विच ऑन करोगे तो करंट सर्किट में बढ़ने की कोशिश करेगा, सर्किट में करंट बढ़ने की कोशिश करेगा, उसी को क्या करेगा तुम्हारा इंडक्टर? उसी करंट को अपोज करेगा। तो जस्ट जब समय 0 होगा तो तुम्हारा जो सर्किट है जहां इंडक्टर लगा होगा वो किस तरीके बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि सर्किट में करंट जा ही नहीं रहा, इस तरीके से बिहेव करेगा। तो यानी इनिशियली, जस्ट इनिशियली करंट कितना आने वाला है सर्किट में? 0। ठीक है, इसका मतलब करंट कैसे बढ़ेगा? करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर जहां इंडक्टर लगा होगा वहां पर करंट एकदम से सैचुरेट नहीं होगा कि आपने स्विच ऑन किया और एकदम से करंट अपने हाई लेवल पे पहुंच गया, जैसे रेजिस्टेंस के साथ होता है। रेजिस्टेंस में आपने बटन दबाया तो तुम्हारे सर्किट में जितना भी करंट की वैल्यू आपने दी है वो सारा करंट आ जाएगा। लेकिन एलआर सर्किट में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करने की। तो इसका मतलब सर्किट में करंट कैसे बढ़ेगा? ग्रेजुअली बढ़ेगा। सर्किट में, हाँ, सर्किट में हमारा जो करंट बढ़ेगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो वही हमें देखना है जिसे हम बोलते हैं एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, तो एक पहले, सबसे पहले एलआर सर्किट बनाओ यहाँ पर, जिसमें एक इंडक्टर बनाओगे और एक रेजिस्टेंस बनाओगे। तो दुखी कर, एक चीज सुधारो तो दूसरी। ये अपना रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने बनाया अपना इंडक्टर, यहाँ हम लगाते हैं एक बैटरी ईएमएफ ई की। ठीक है, ये अपना स्विच, स्विच को कर दिया ऑन, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। ये आई, मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है, इसका जो इंडक्टेंस है बेटा वो कितना है? इसका इंडक्टेंस है एल। ठीक है, अब केवीएल लगाओ, केवीएल लगाना शुरू करो। कैसे लगाओगे? देखो यहाँ से कैसे, इस सर्किट से चल लो, ए बी से स्टार्ट कर दो चलना, ए बी सी। ठीक है, लगाओ आप केवीएल लगाओ तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ईएमएफ ई माइनस इसके अक्रॉस जो ईएमएफ लिखोगे वो कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, ये तुमने यहाँ पर केवीएल लगा दिया। केवीएल लगाने के बाद सबको थोड़ा सा अलग अलग लिख लो, इक्वेशन को सेट कर लो, आई वाली टर्म्स एक साथ कर लो और जो कॉमन टर्म्स है उन्हें अलग कर लो। मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? ई माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब इस कैसे कर सकते हो? डी आई को एज इट इज रहने दो, यहां पर क्या ले आओ? ई माइनस आई आर इक्वल्स टू डी टी अपॉन एल। ऐसे कर सकते हैं, डी टी अपॉन एल, डी आई को एक साथ लिख दिया। इसको क्या कर लो बेटा? इस टर्म को क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो। कहां से कहां तक? जब तुम्हारा समय 0 था तो तुम्हारे सर्किट में करंट कितना था? सर्किट में करंट कितना था? 0। ठीक है, जब तुम्हारे सर्किट में किसी टी टाइम पर हमें निकालना है कि टी टाइम पर करंट कितना होगा, तो मान लेते हैं कि किसी टी समय पर करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, किसी टी समय पर करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो बेटा इन चीजों को जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास करंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो सर्किट में जो करंट बढ़ेगा वो इस अमाउंट से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। आई नॉट क्या है? सर्किट का मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितना होगा सर्किट में बताओ? अब यहाँ पर तुम खुद देखो, इस टी को बेटा इनफाइनाइट करो। देखो टी को एक बार 0 करो और टी को एक बार इनफाइनाइट करो, क्या क्या वैल्यू मिलेंगी? जब टी को 0 रखोगे तो आई कितना मिला? टी को 0 करोगे तो आई कितना मिलेगा? 0। मैम क्यों? अरे टी की वैल्यू 0 रखोगे तो, टी की वैल्यू 0 रखोगे ना, टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ई की वैल्यू 0 क्या होता है? 1। ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो यानी t इक्वल्स टू 0 पे हमारा करंट 0 है।
अब देखो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अब e की वैल्यू इन्फिनिटी कितना होता है, e की वैल्यू इन्फिनिटी कितनी होती है, 0 है ना, e इन्फिनिटी 0, तो i की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, माइनस I0, इंफिनिटी होती है ना। ठीक है। t की पावर इन्फिनिटी जब आप रखोगे तो आपको i की वैल्यू कितनी मिलेगी, ई नॉट में आई नॉट मिलेगी। आई नॉट क्या है तुम्हारा, आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, सर्किट में आई नॉट कौन सा करंट हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, कि ये हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ कि सर्किट में जब इनिशियली आपने स्विच को ऑन किया तो कोई करंट नहीं रहा, लेकिन जैसे ही टाइम धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, सर्किट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब इंडक्टर किसकी तरह फ्लो करने लगेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सिंपल वायर, कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है, तो तुम्हारा सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस आर, यहाँ इंडक्टर की तरह समझो कि एक तुम्हारी बस नॉर्मल वायर लगी हुई है, यहाँ हमारे पास ईएमएफ माइनस टी बाई क्या है, कहाँ पे, मैं फॉर्मूला i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस टी की पावर माइनस टी आई बाई, आर है ये, आई इज करंट, भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज क्या लिखोगे, आई आर ही तो लिखोगे, रेजिस्टेंस मैम के अक्रॉस, माइनस टी अपॉन टाउ है ना। हाँ उस पे भी आ रही हूँ, टाउ क्या है, रुको अभी, है ना, टाउ पे भी आते हैं, पहले टाइम की बात करते हैं कि समय 0 पर तुम्हारा सर्किट में करंट 0, सर्किट टाइम इन्फिनिटी पर तुम्हारे सर्किट में मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, वोल्टेज कितनी है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो यानी तुम्हारा सर्किट सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, कब, जब टाइम कितना होगा, इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे तुम्हारा सर्किट सिर्फ ऐसे बन के तैयार हो गया। अब बात आई कि यहाँ पर टाउ क्या है, टाउ क्या है भाई, टाउ क्या है आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा से दिखाया हुआ है, हम टाउ से ही दिखाएंगे, टाउ आपका टाइम कांस्टेंट है सर्किट का। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एल बाय आर, ये याद रखनी है, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू सर्किट में कितनी है, एल बाय आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ग्राफ है आई और टाइम के बीच में कि करंट कैसे कैसे बढ़ेगा, तो देखो करंट इनिशियली 0 पे 0 है, जैसे ही इन्फिनिटी होगा करंट सैचुरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके तुम्हारा इन्फिनिटी टाइम पे करंट सैचुरेट हो गया और कितनी वैल्यू पे बढ़ जाएगा, तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट। अब बात आई कि टाइम कांस्टेंट क्या है, तो देखो टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब तुम्हारा सर्किट का करंट कितने पीक पे पहुंच गया हो, मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो गया हो, ये वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या, टाइम कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के डायमेंशंस निकाल लो, मैम टी होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, टी हो जाएगा, टी ही होगा, है ना, ओके। यहाँ से भी निकाल सकते हो डायमेंशंस, आई इक्वल्स टू आई नॉट के बराबर है, तो ये हटाओगे तो यहाँ से टी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब तुम्हारे सर्किट में मैक्सिमम करंट का 63% करंट रीच हो जाए, वहां पर हम बोल देंगे कि कौन सा टाइम है वो टाइम कांस्टेंट, यानी टी इक्वल्स टू लैम्डा, और किसके बराबर हो जाएगा, एल बाय आर के। इतना क्लियर है। फिर क्या होगा, सर्किट में डिके ऑफ करंट, दूसरा अपना यहाँ पर था ग्रोथ, यहाँ पर सर्किट में करंट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना तुम्हें केवीएल लगाना आना चाहिए। यहाँ पे कैसे लगाओगे केवीएल, ए से आर जा रहे हैं तो करंट यहाँ पर माइनस आई आर होगा, ठीक है, एल की तरफ जा रहे हो तो एल क्या करेगा, इसको करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा एल को, यानी जो एल में जो करंट आएगा इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ना इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस एल डी आई बाई डी टी। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये कितना बना, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस ई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही मेरा सर्किट हो गया, ई माइनस आई आर, ठीक है, यही होगा ना,
ई को यहाँ लिख दिया, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अगर जो इंड्यूस्ड करंट होगा आई डैश, उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर हम आई के लिए लिख रहे हैं तो आई करंट तो ऐसे ही जाएगा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। तो हाई टर्मिनल से सॉरी हाई पोटेंशियल से कैसा जा रहा है, लो पोटेंशियल में, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आई करंट जा रहा है। तो आई के लिए फिर अगर आप आई यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाओ, फिर माइनस का, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन। आगे लिखना, जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन तुम्हारे करंट से अपोजिट होगी। अगर आई ऐसे है तो आई डैश अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से ये केवीएल लगा सकते हो। बताओ लगाना आ गया केवीएल। यहाँ से चले माइनस आई आर, क्योंकि प्लस से नेगेटिव हो जाएगा। इंडक्शन एल के पास जो ईएमएफ आएगी वो क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी। साइन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से आए नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस का इक्वल्स टू 0। तो ये वाले की इक्वेशन कैसे बन गई, ई माइनस आई आर, इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। लिखना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएल। केवीएल बेस्ड पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, डिके। डिके में क्या होगा, मान लो इनिशियली तुम्हारे पास तुम्हारा जो इंडक्टर है, इसके पास करंट फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के पास करंट है आई। जैसे ही तुमने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये अपना करंट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो एज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जैसे ही तुमने बैटरी को रिमूव कर दिया, इसने अपने पास आई करंट स्टोर कर लिया इंडक्टर ने, तो धीरे धीरे अपने करंट को क्या करना, जो तुम्हारा सर्किट है उसमें से करंट धीरे धीरे करना स्टार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, और उसी की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आर आई। ईएमएफ तो चला ही गया। यहाँ से जब इक्वेशन लगाओगे कि करंट डिक्रीज किस अमाउंट से होगा, तो करंट डिक्रीज का इक्वेशन आएगा माइनस आर टी बाई। ये यहाँ से तुम लिमिट्स लगा सकते हो ऐसे, टाइम 0 पे करंट कितना था आई, किसी टी टाइम पे कितना करंट हो जाएगा, वही हमें निकालना है कि टी टाइम पे कितना करंट हो जाएगा, आई। मैक्सिमम करंट होगा ना इनिशियली, तो मान लेते आई, ठीक है। तो किसी 0 समय पे तुम्हारे पास इंडक्टर में मैक्सिमम करंट आई नॉट था, तो किसी टी टाइम पे कितना करंट हो जाएगा, आई करंट। बस यहाँ से इंटीग्रेट करना है तो क्या करंट आ जाएगा, देखो ये लॉग आई बनेगा, लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एल टी बनेगा। लॉग को वहां लेके जाओगे तो ई की पावर माइनस आर एल टी हो जाएगा। भाई यहाँ से लॉग आई तो बनाओगे, आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। क्या लिखोगे, आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, यही तो बनेगा। आई किसके बराबर आ गया, आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इसीलिए मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, बहुत इजी डेरिवेशन है, कर लोगे। बस तुम्हें ये केवीएल लिखना आना चाहिए, बस ये केवीएल लिखना आना चाहिए कि इंडक्टर के पास कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, इसके पास ईएमएफ कितना होगा, आर आई होगा। तो बस ईएमएफ लगाई, लिमिट्स लगाई, जब टाइम 0 था तो मैक्सिमम करंट, जब टाइम टी हो गया तो करंट कितना होगा। तो अब सर्किट में करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज किस अमाउंट से होगा, इस अमाउंट से, ठीक है, इस अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है डिके ऑफ करंट। बस ये इक्वेशन याद रखनी है और इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इनिशियली तुम्हारा टाइम 0 पे मैक्सिमम करंट था आई नॉट, अब ये करंट धीरे 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 डिक्रीज होगा फाइनली। लेकिन यहाँ पर जो t इक्वल्स टू टाउ है, यानी यहाँ का जो टाइम कांस्टेंट है डिके के समय पे, ये कौन सा होगा, जब तुम्हारे सर्किट का करंट कितना डिक्रीज हो चुका होगा। देखो वहां पर था कि करंट कितना इंक्रीज हो गया होगा, 63% इंक्रीज हो गया होगा, वो वाला था ग्रो वाले में। डिके वाले में क्या होगा कि तुम्हारा करंट मैक्सिमम से कितना डिके हो गया, 37% डिक्रीज हो गया। तो उस समय को क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये वो समय है जब तुम्हारा करंट 37% डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो सर रहेगा वही एल बाय आर, वहां पर भी एल बाय आर था, यहाँ भी एल बाय आर है, ठीक है। तो दो इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये और एक वो दूसरी वाली। वहां पे कितना था, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट करो।
मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है आई, ठीक है, करो केवीएल लगाओ। वीए माइनस वीबी लिखना है। लिखोगे वीए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का करंट कितना लिखोगे, अक्रॉस पोटेंशियल माइनस आई आर, यहाँ कितना होगा बेटा प्लस का 5। अब देखो ये करंट यहाँ जा रहा है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से लो टर्मिनल पे जाएगा, तो यानी ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव। तो कैसा साइन लगाओगे, माइनस का साइन, जैसे माइनस का साइन। ईएमएफ क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये ईएमएफ यहाँ पे लिखोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब क्या लिखोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ वी के बराबर। लिख दो वी ए, करंट कितना है 5, रेजिस्टेंस 1 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंडक्टर कितना दे रखा है भाई, एल की वैल्यू ही नहीं है, अच्छा 5 तो है, 3 आएगा मैम, जो वोल्टेज है ना। कहाँ पे मैम वो आंसर, 15 है मैम, नहीं उधर में अच्छा ये पॉजिटिव। 15 है, ठीक है, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डी आई बाई डी टी कितना है भाई 10 टू द पावर 3, ये किसके बराबर आ गया, वीबी के बराबर। तो देखो हमारा आ रहा है क्या, वी ए 15 में से 5 गया, प्लस का 10 प्लस का 5 आ गया। इक्वल्स टू बी, तो ये कितना आया, वी ए प्लस 15 इक्वल्स टू वीबी, तो वी ए माइनस वीबी इक्वल्स टू माइनस 15। तो देखो ये साइन, इंडक्टर के साइन याद रखना कैसे लगाने हैं, प्लस से माइनस गया तो उसका माइनस तो आया ही आया, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ किसकी बराबर होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो वो साइन माइनस एल डी आई बाई डी टी ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अक्रॉस ईएमएफ, ये इस तरीके के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं इंडक्टर वाले, तो ये हमें आने चाहिए। साइन लगाने, साइन कन्वेंशन आ गए, कैसे साइन कन्वेंशन लगाएंगे, वेरी गुड, धनंजय ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। आरसी सर्किट में भी कॉम्बिनेशन, हाँ राहुल, हमेशा आरसी सर्किट में भी 63% ही रहेगा। चलो ये वाला करो, क्या क्या कह रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा कॉइल में, हाफ एल आई स्क्वायर ही होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, पता है ना मैक्सिमम करंट कब होता है, टाइम इंफिनिटी पे, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगा, V बाय आर, ये मैक्सिमम करंट है हमेशा, तो V कितना है 10, रेजिस्टेंस 2, यानी I मैक्स हो गया 5 एम्पियर, तो जो मैक्सिमम E मैक्स आएगा वो भी यहीं से आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, 1/2, इंडक्टर 2 है, ये 5 5 जा 25 हो गया, तो 25 जूल, 25 जूल ही होगी ना आई थिंक, हाँ यही होना चाहिए, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो 25 जूल। हाँ तो मैक्सिमम करंट निकालना आना चाहिए, जब मैक्सिमम करंट निकालोगे तो भूल जाना कि सर्किट में इंडक्टर है। जैसे कैपेसिटर में क्या करते थे, कैपेसिटर में बताओ, इंडक्टर और कैपेसिटर उल्टे हैं, कुछ याद आ रहा है, अगर मैं यहाँ कैपेसिटर लगा दूं तो क्या होता बताओ, कैपेसिटर कैसे काम करता, t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर चार्ज होना चाहता, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर चार्ज होना चाहता, तो सर्किट में करंट तो रहता ना, इस ब्रांच से वो करंट जाने देता,
है ना, करंट को प्यार से जाने देता। लेकिन जैसे ही समय इंफिनिटी होता वो कहता मैं चार्ज हो गया, टाटा बाय बाय। वो फिर क्या हो जाता, वो अब ओपन सर्किट हो जाता। इंडक्टर इससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। कंपेयर कर पा रहे हो? यस मैम। कंपैरिजन, अगर तुम्हारा आरसी सर्किट होता तो आरसी सर्किट यानी कैपेसिटर कहता है मैं तो अभी चार्ज होऊंगा टाइम 0 पे, तो वो कंप्लीट आई करंट होता, t इक्वल्स टू 0 पे करंट यहाँ मैक्सिमम होता। लेकिन जैसे ही टाइम इंफिनिटी हो जाता कैपेसिटर कह देता मैं चार्ज हूं निकलो, तो वहां पर ये दोबारा t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट, है ना, क्योंकि वो अपोज करेगा अपनी पूरी कंप्लीट जितनी उसके पास ताकत है वो अपोज करेगा। तो t इक्वल्स टू 0 में इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं है, लेकिन t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ये बेचारा क्या कुछ नहीं कर पाएगा कि समय के साथ साथ इसको खत्म होना पड़ेगा, तो ये फिर इसको हटा देंगे। समझ में आया दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों। चलो आगे करते हैं, ये वाला करो। डेरिवेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत इजी भी है, कर भी लोगे तो देख लो। अरे यार हट। बहुत इजी है। टाउ पूछ रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा जब करंट 0.63% तक राइज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा समय है जब 63% करंट पहुंच जाता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट Yes, किसके ma'am. तरफ होता है, L बाय आर के। इंडक्टर 2.5 है, रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो कितना आ गया 5 सेकंड आ गया ना, डायरेक्ट हो गया। इसमें तुम्हें वो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इसको स्पेशल केस टाइम कांस्टेंट L बाय आर से बताया है। फिर से देखो, अब ये पूछ रहा है कि अगर करंट 37% रिड्यूस हो गया तो वो कौन सा समय होगा, L बाय आर, वो भी L बाय आर होगा। ठीक है, चलो ये वाला करना एक बार करो। ये इसमें तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीज। Resistance and inductance are this at the instant of force the current is increasing at the rate the supply voltage is। जो वो बैटरी लगाई है ना E, वो पूछ रहा है कि कितनी है। हर सेकंड में 4 एम्पियर से करंट बढ़ रहा है। आ गया आंसर? अस्सी कैसे आया नैतिक? नैतिक 80 कैसे आया? पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना, उस पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकाल लिया तुमने? हमें तो करंट नहीं पता ना कितना है। इंडक्टर के अक्रॉस तो ये वोल्टेज होगी -L di/dt, ये निकाल लिया क्या? यस मैम। 20 इंटू 4 कर दिया 80, ऐसे ही कर दिया क्या तुम सबने? यस मैम। यस मैम। अरे अरे मेरे बेटा जी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या है, हमारे पास इक्वेशन करंट की क्या आती है, I इक्वल्स टू आई नॉट। ये करंट ग्रोथ वाला है ना, ग्रो कर रहा है ना करंट, तो ग्रो वाली इक्वेशन लगाएंगे। 1 - e की पावर क्या आता है
टाउ क्या आता है, R by L टाउ, यही आती है। Yes, ma'am. पक्का यही आती है ना? Yes, ma'am. ठीक है, R by L रहने दो, I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस E, इसकी पावर देखो पक्का नहीं है, माइनस साइन कौन बताएगा, माइनस T बाय टाउ, ठीक है, ये यहाँ पे T होगा, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी T बाय टाउ। अब इसको हमें दिया हुआ है I नहीं दिया हुआ, हमें I का चेंज दिया हुआ है, डिफरेंशिएट, तो इस इक्वेशन को चेंज में निकालो ना, di बाय dt इक्वल्स टू क्या लिखोगे, di बाय dt इक्वल्स टू I नॉट एज इट इज 1 माइनस, इसका कितना बनेगा, 1 तो 0 हो जाएगा, इसका तो, इसका डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, e का, t का 1 अपॉन टाउ कितना बनेगा, e की पावर 1 बाय टाउ आगे, यस e की पावर माइनस टी बाय टाउ एज इट इज, ठीक है। अब कब निकालेंगे हम समय, मान लो हमारे पास सर्किट में समय 0 है, तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई नॉट, ये क्या हो जाएगा, अगर e की पावर 0 करूं तो 1, e की पावर 0 करें तो 1 हो जाएगा, तो ये आया यहाँ से 1 बाय टाउ, देखो मैंने t 0 रख दिया तो e की पावर 0 होता है 1, मैम माइनस, मैम माइनस प्लस से कुछ नहीं फर्क पड़ता, e की पावर मैम वहाँ माइनस, पे प्लस आएगा। e की पावर माइनस 0 जाएगा तो 1 ही तो आएगा। मैम अच्छा, माइनस 1 बाय मैम 0 के बाद प्लस आएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा यहाँ यस पे, मैम माइनस साइन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा अच्छा वो। माइनस टी, अच्छा ये -1 आ जाएगा तो +1 बाय टाउ, ठीक है, ये +1 बाय टाउ हो गया। अब डी आई बाई डी टी गिवन है 4 इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन टाउ, इसको लिखो, किसके बराबर, आई नॉट किसके बराबर आ गया, आई नॉट आ गया 4 टाउ, टाउ कितना होता है मेरा, R बाय L, L बाय R, L बाय R। अब यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आएगा, L कितना है भाई 20 और R कितना है 5। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये R 4 ही आया ना, 4, टाउ कितना है L बाय R, EMF कितनी, आई नॉट कितना आया, आई नॉट निकाला है ना अभी तो हमने, आई नॉट ही तो निकाला है, आई नॉट कितना आया भाई 8 आ गया ना, 4 दूनी 8, आई नॉट 8 आ गया, निकालना था वोल्टेज, तो वोल्टेज किसके बराबर होती है, V इक्वल्स टू आई आर, आई 8 है, रेजिस्टेंस कितना है 5, 8 पंजे 4, ये भी 8 पंजे 40 हुआ है, तो मैम ये 16 नहीं हो गया, 5 चौक 20, 4 चौक 16। कहाँ पे 5 बाय 20, अच्छा ये 4 होगा ना, तो 8 दूनी 16 हो गया, ये है ना, ये कह रहे हो ना, तो करंट हमारा 16 Yes, आया, तो 16 पंजे कितना होगा 80, अब ठीक है 16 पंजे 80, तो ये एग्जैक्ट तरीका है करने का कि हमने इस आई का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू आई, तो टी इक्वल्स टू 0 पे निकालो, ठीक, ऐसे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 वाला, ये 1 बाय टाउ e की पावर 0 1 बन गई, तो यहाँ से ये आया आई नॉट इक्वल्स टू 4 टाउ, देखो डी आई बाई डी टी गिवन था तो सीधा 4 लिख दिया, तो यहाँ से हमने मैक्सिमम करंट निकाला सर्किट का कि मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना होगा, हमें तो नहीं पता ना 4 एम्पियर हर सेकंड बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, मुझे थोड़ी ना पता है कितने सेकंड में कंप्लीट करंट आ जाएगा, हम तो टी इंफिनिटी मानते हैं ना, हम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेके चलते हैं कि एग्जैक्टली टाइम हमें नहीं पता कि करंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए 16 करंट जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट अगर इतना है तो वोल्टेज तो तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, इक्वल्स टू आई आर से। क्लियर हुआ तरीका, चलो तुमने वैसे सही दिमाग लगाया। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें शेयर कर दूंगी, और ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, एलआर सर्किट रह गया, इसके 2-4 क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, बाकी मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है।
आज तो इसके जो क्वेश्चन है इसी पीपीटी के वो सॉल्व कर लेना बस। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, बाय। बाय 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 बाय। बाय मैम। बाय मैम। Oh God.